दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस 18वें गणतंत्र की आप सब दिल्ली सहारा के हमारे जो व्यूवर्स हैं, देश के सभी नागरिकों को और ख़ास तौर से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ देश की आज़ादी में लगा दी, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों या कोई भी, बहुत सारे ऐसे लोग जो सबका नाम ले पाना बहुत मुश्किल है। इन सारे इस गणतंत्र के आज़ादी के इस पावन पर्व पर हम दिल्ली सहारा की ओर से इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं। दोस्तों, आज हम देश की आज़ादी का जहाँ जश्न मना रहे हैं, वहाँ दिल्ली सहारा अपने सभी व्यूवर्स को इसकी बधाई देता है। और अब हम जिस एनालिसिस को लेकर आपके बीच में आए हैं, वो उस देश के सबसे बड़े प्रदेश, जो पूरे कहा जाता है कि अगर दिल्ली में सरकार की स्थापना करनी है तो उसका सपना लखनऊ में देखना पड़ेगा, यानी लखनऊ से होकर वो रास्ता जाता है। निश्चित रूप से अब जो उत्तर प्रदेश में तमाम वाद विवाद और जो शह मात का खेल चला है, उसकी अग्नि परीक्षा भी आ गई है। दोस्तों, सरकार और संगठन में टकराव, अति आत्मविश्वास की प्रतिस्पर्धा, अमित शाह और योगी की खुली किताबी जंग और उनके चेहरे पर चेहरों का आक्रमण, एनडीए के अंदर और बाहर जो विवाद चल रहा है, उसमें राजभर और अनुप्रिया पटेल को दरकिनार करना और दो लड़कों की जोड़ी को शाह और मात के खेल में परास्त कर पाना कितना मुश्किल होने जा रहा है, यह चुनाव की इस अग्नि परीक्षा में पता चल जाएगा। लेकिन इस अग्नि परीक्षा को अगर देखिए तो इस अग्नि परीक्षा की जो तपिश है, वो भाजपा के अंदर से ज़्यादा इसको हवा दी जा रही है। परिणाम से पहले ही संदेह जग जाहिर है। दोस्तों, हम इसकी डिटेल्स में आते हैं, उसके पहले मैं आपसे वही निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जो आपका सम्मान आपकी मेहरबानी से जुड़ा हुआ है, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अगर आप कोई आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स है, आप ज़रूर दे सकते हैं। अब हम आते हैं इन्हीं मेन जो हमारा विश्लेषण है, इसके आंतरिक जो तर्क है और वितर्क पर, जिसके कारण आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि चुनाव भाजपा को अपने ही अंदर दो पार्टों से लड़ना पड़ रहा है। तीसरा पार्ट तो बाहर का है। दो पार्ट देखिए। अब उत्तर प्रदेश की टोटल देखिए, जो 10 विधानसभा का चुनाव है, इसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनके विधायक सांसद हो गए, कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी सदस्यता चली गई, खास कानपुर का आप देखिए, सोलंकी का। लेकिन इस पूरे चुनाव के तैयारी पर अगर देखिए तो भाजपा और सपा, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने तैयारी तो औपचारिक तौर पर उसकी घोषणा कर दी है। अगर आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारी की नियुक्ति की है, कांग्रेस ने 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारी की नियुक्ति की है, वहीं भाजपा ने ताबड़तोड़ मंत्रियों की फौज लगा दी है। अब सवाल इस बात का है कि फौज तो आपने लगा दी है, ये फौज तो लोकसभा के चुनाव में भी थी। ये फौज की जो अंतरात्मा है, जो फौज की इच्छा शक्ति है, वो क्या है? सारा खेल इस चुनाव में इच्छा शक्ति का है। जो शह और मात का खेल यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हुआ है, जिसकी दौड़ दिल्ली से लखनऊ तक हुई, कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, वो खेल खत्म नहीं हुआ है। ये नंबर 2 की बहुत बड़ी लड़ाई है, अमित भाई शाह वर्सेस योगी।
खुली जंग है। अब यहां पे सबसे पहले योगी जी को इस उपचुनाव में लड़ने के लिए इंटरनल तौर पर, ऊपरी तौर पर तो सीधे है कि बीजेपी की सीधी लड़ाई है, लेकिन इंटरनल तौर पर भूपेंद्र चौधरी, केशव मौर्य, धर्मपाल जी, इन सारे लोगों के साथ जो खुली जंग हुई है अभी, ये कैसे आप मान सकते हैं कि सारे लोग चाहेंगे कि भाजपा जी, और भाजपा अगर सारी सीटों पर जीत जाती है तो जीत किसकी होगी? पहली जीत योगी की होगी। तो क्या ये वो लोग ये चाहेंगे कि भाजपा के पहले योगी की जीत हो जाए? कतई नहीं। ये खेल होगा क्या? ये खेल में खेल होगा, हो सकता है कोई खेला हो जाए, क्योंकि ये उपचुनाव जहां भाजपा की बहुत बड़ी ताकत, अस्मिता और तमाम लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से जुड़ा हुआ है, जो अब चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में परिणाम इतने खराब आए हैं उसमें कुछ सुधार किया जाए और भाजपा की साख को और मजबूत किया जाए। लेकिन मजबूत होगा कैसे? 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें कि सबसे अहम राम मंदिर का वो क्षेत्र अयोध्या है, जहां पे भाजपा को सबसे शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा है। और वही अवधेश प्रसाद वहां के विधायक थे और अब सांसद हो चुके हैं। मिल्कीपुर सीट खाली है। अब देखिए, करल है, कुदरकी है, मिल्कीपुर है, खैर है, सीसामऊ है, फूलपुर है, कटहरी है और मजवा है, गाजियाबाद है, मीरापुर है। इन सब 10 जगहों पर उपचुनाव होने हैं। अब इसमें पहले हम भाजपा की बात कर लें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक अंदरूनी तीसरी लड़ाई है, एक योगी और वर्सेस अदर्स प्लस अदर्स। आप सोचेंगे इतनी लड़ाई में कहां से लड़ेगी भाजपा? जी, इस पूरी चुनाव में जो 10 सीटों पे चुनाव होना है, उसमें लगभग 3 सीटें भाजपा के पास पहले थी। एक सीट आरएलडी के पास थी, जो भाजपा का पार्ट बन चुकी है। एक सीट जो है वो निषाद पार्टी के पास, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो वैसे भी 30% सीट भाजपा के पास थी। तो योगी जी की पहली लड़ाई ये होगी कि 30% को कम से कम कवर करें और अपनी इज्जत को बचाएं। आरएलडी और निषाद पार्टी अगर चुनाव जीतते हैं तो 50-50 का खेल हो जाएगा, तो थोड़ी सी और इज्जत मेंटेन हो पाएगी। अगर ये 5 से 6 या 7 पे पहुंच जाते हैं तो योगी जी की जय जयकार होगी। लेकिन भाजपा के अंदर कौन चाहेगा कि योगी जी जय जयकार हो? आम जनमानस को छोड़ करके हम भाजपा के अंदर की बात कर रहे हैं। वही एक तीसरा पहलू इसके अंदर आ गया है कि इस 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो दो उनके अहम दल हैं एनडीए के, अनुप्रिया पटेल और राजभर, इनको तमाम चाहने के बावजूद दरकिनार करना पड़ा। इनको कोई सीट नहीं मिल रही है। अब इनके अंदर कहीं ना कहीं ये खौफजदा है। अनुप्रिया चाहती थी कि उनको फूलपुर की सीट मिल जाए, लेकिन अच्छा चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये दोनों क्या करेंगे? राजनीति तो खेल का ही बहुत बड़ा समुंदर है, और खेल तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि जितने सामने वाला कमजोर होगा उतना ही आप मजबूत होने की चांसेस आपकी बढ़ जाएंगे। अगर अनुप्रिया पटेल और राजभर को इग्नोर करके चुनाव होता है, वो भी 10-10 सीटों का, तो ये भाजपा का गुणगान तो नहीं करेंगे। तो योगी जी लड़ेंगे कितनी? विधानसभा का चुनाव तो एक अलग बात है। भाजपा के अंदर 2 पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट आता है 2 लड़कों की जोड़ी, जिसने कि सारी बाधाओं को तोड़ करके यूपी के अंदर इतिहास रचा है। और उस 80 पे 80 सीट जीतने का जो सपना भाजपा देख रही थी, मोदी जी की जयकारा लग रहे थे, उसमें 33 सीटों को उसको ढकेल दिया है। और अब ये 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल का काम किया है। आज फिर ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ने को तैयार है।
ऐसा कोई इनके तरफ दरार नहीं दिख रही है कि शायद इनके अंदर कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिससे कि भाजपा फायदा उठा ले। 10 सीटों पर चुनाव होना है, लगभग सहमति बन चुकी है कि 7 सीटों पर सपा लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। मीरापुर और गाजियाबाद और सैदकरल, ये 3 सीटें हैं जो कि कांग्रेस लड़ेगी और 7 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो इतना समझौता है, बहुत साफ सुथरा समझौता है, इनको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। अब देखिए, मायावती का नाम आ रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी 10 सीटों पर, तो अब मायावती की जो राजनीति है उसके बारे में चर्चा करने से फायदा नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति अब अलग, मतलब हिंदुस्तान की जनता या कहीं यूपी की जनता उनको दरकिनार कर चुकी है। अब वोट कटवा की स्थिति उनकी आ जाती है तो जनता जानती है कि आज इनको वोट देने का मतलब है कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। ऐसे हालात में इन चुनावों को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी कील है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने पहले आपकी कही थी, इच्छा शक्ति क्या कहती है कि इच्छा शक्ति जीतने की, अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी की ये इच्छा शक्ति जाग जाए कि हम सबको मिलकर के चुनाव लड़ना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव अच्छा जीत सकती है। अभी 2 इंसिडेंट हुए हैं, 2 बलात्कार के केस में, दोनों में समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम आया है। परिणाम क्या होगा नहीं पता, माहौल भाजपा के पक्ष में बन सकता है, लेकिन बनाएगा कौन? क्योंकि यहां पर गौर करने वाली बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा के उपचुनावों को जीत जाती है या ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती है, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को मजबूत देखना कौन चाहता है? तो सवाल इस बात का है, फिर कमजोर करना कौन चाहता है? और कमजोरी का मतलब है हार है, और हार से भाजपा को क्या मिलेगा? इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भाजपा हार के भी हार का कारण है और जीतने का सपना वो दिखना नहीं चाहती। इससे पहले भाजपा को डिसाइड करना पड़ेगा, और यहां संघ का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी को रास्ते पे ला सकती है। ये जो चौराहे की राजनीति शुरू हुई है, इस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना होगा, और इसकी शुरुआत केशव मौर्य ने की है, भूपेन्द्र चौधरी ने की है। जो व्यक्ति अपना एक उपचुनाव नहीं जीत सकता, उसे भारतीय जनता पार्टी को लाके कहां खड़ा कर दिया है? पहले ही उसकी हालत इतनी खराब थी, सारी सीट आप हार के आए थे। अगर भूपेन्द्र चौधरी और केशव मौर्य को लगता है कि वो तमाम चीजें वो सीएम बनना चाहते हैं और सीएम बन सकते हैं, उनके अंदर इतना स्टैंड है, तो उनको कहना चाहिए योगी जी आप लखनऊ बैठिए, हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 70% 80% सीट जीत के लाएंगे। ये हिम्मत होनी चाहिए। देखिए, केशव मौर्य को तो ही नहीं पता कि फूलपुर की सीट जिता पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो छत्र छाया है वो भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य है, और वो जो छत्र छाया में जी रहे हैं वो सोचते हैं उसी छत्र छाया में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली जाएगी। वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है। अब वो समय नहीं रहा कि जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नाम से नॉमिनेशन करेगा वो राम मंदिर के नाम पे, अयोध्या के नाम पे परचम लहरेगा और चुनाव जीत के चला जाएगा। आप अयोध्या हार चुके हो, आप बद्रीनाथ हार चुके हो, आप चित्रकूट हार चुके हो। अगर अभी किसी गलतफहमी में रहकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आप कोई बैर कर रहे हो, तो याद रखो आपका भला तो नहीं होगा, लेकिन उन भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को क्या होगा, जो अपनी पूरी मेहनत से, मशक्कत से, अपने खून पसीने से इस पार्टी को आज जमीन से आसमान पे पहुंचाया। ये चुनाव इस बात का संदेश देगा कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य की विचारधारा क्या होगी, उसकी दशा और दिशा क्या होगी, ये सोचना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, और जीतना ही नहीं, अगर प्रदेश में एक मजबूत साख बनानी है दोबारा, तो इस चुनाव को मजबूती से एक मत से लड़ना पड़ेगा, जिसके दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। योगी अगर चुनाव जीतते हैं तो योगी मजबूत होंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या केशव मौर्य, क्या भूपेन्द्र चौधरी, क्या धर्मपाल सिंह, क्या भाजपा के चाणक्य चाहेंगे योगी मजबूत हों? यानी एक अंदर खाने की बात कि अगर भाजपा इस चुनाव में बुरी तरह हार जाती है, तो शायद भाजपा के अंदर लोगों की बहुत बड़ी चीज बन जाती है, वो फिर योगी को टारगेट करेंगे। लेकिन योगी
योगी है। आज ये सच्चाई है और इस बात को आरएसएस अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ब्रांडेड चेहरा है, जिसकी पूरी देश में मोदी के बाद कोई साख है, डिमांड है, तो सिर्फ एक है, वह है योगी आदित्यनाथ। और जितनी जल्दी भूपेन्द्र चौधरी और ये केशव मौर्य मान लें, और खासतौर से दिल्ली में बैठे हुए उनके परमपिता परमेश्वर, भाजपा बहुत मजबूत हो सकती है। भाजपा को आज भाजपा के अंदर से खतरा ज्यादा है, बाहर से कम है। और जो यूपी में भाजपा की हार हुई है, वो अपोजिशन से ज्यादा इंटरनल जो उसकी पोजीशन थी, जो कार्यकर्ताओं का बहिष्कार था, जो कार्यकर्ताओं के इग्नोरेंस था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और अब उससे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुमकिन कहां से होगा जब आम कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता, ब्लॉक का कार्यकर्ता दरकिनार कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति खुद विधायक का चुनाव हार चुका है, वो प्रदेश की राजनीति को कोई अंजाम देने की बात करेगा, ये कैसे पॉसिबल है? विचार करना पड़ेगा। वरना ये 10 चुनाव में, जो 10 विधानसभा के चुनाव हैं, दोबारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बहुत बेहतर परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। क्योंकि आप तो खुद ही हारना चाहे तो जीत की लड़ाई तो आप लड़ी नहीं रहे। दोस्तों, ये हमारा आकलन, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, मजबूती के लिए अगर कोई आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप कर सकते हैं। दोस्तों, कल मैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।